नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अग्निवीर वायु सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, हमने ये जो टॉपिक लिया हुआ है क्योंकि इस टॉपिक को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है जो नए बच्चे हैं। नए बच्चे से मेरा मतलब ये है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका एकेडमिक्स ख़त्म हुआ है और वो कंपटीशन में जस्ट अभी इंटर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो फॉर्म्स आते हैं, ये जो वैकेंसीज़ आती हैं, ये शॉर्ट टर्म की वैकेंसीज़ होती हैं एज के मामले में कि 17 to 20 या 17.5 to 21 यानी 17.5 से 21 साल के बीच में ये वैकेंसीज़ ली जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब तक बच्चों को ये पता चलता है कि यार ये इस तरह की कोई वैकेंसी भी है या इसमें ये सिलेक्शन प्रोसेस मांगा जाता है, तब तक शायद वो ओवर एज हो जाते हैं या उन बच्चों से पीछे रह जाते हैं जिनको इसके बारे में जानकारियाँ रहती हैं। क्योंकि देखिए, मैंने अक्सर देखा है, चाहे आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो या बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, अंडर द सन सारे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ वो पूछेंगे और सब कुछ आपको पढ़ना है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जो आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से हो जाते हैं। सुटेबिलिटी के हिसाब से मतलब होता है कि जैसे आपको जो चीज़ें आ रही हैं शायद वो भी एग्ज़ाम में वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स, एक थोड़ा सा ढकेलने की ज़रूरत होती है अपने आप को, आप ऑटोमेटिकली उस एग्ज़ाम में फिट हो जाते हैं। और ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पर आप पूरी तरीके से ब्लैंक हैं, जहाँ पर आपके जो आपने सब्जेक्ट पढ़े उससे सारे सब्जेक्ट दूसरी तरफ से आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पुश की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आपको थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें क्या होता है, एक थोरो पढ़ाई करनी होती है, फिर से एक बेस लाइन से आपको पढ़ाई करनी होती है। तो वही मैं यहाँ पे भी कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जब आप इंटर पास होकर के निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने उभर कर आते हैं। बात करेंगे कि भाई अग्निवीर वायु है क्या, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा और पीछे जाइए तो आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने अपनी एक अग्निपथ योजना लागू की थी, ठीक है। अग्निपथ योजना क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। अग्निपथ योजना, ठीक है। चलिए, अब अग्निपथ योजना से ही अग्निवीर बना हुआ है। यानी इस योजना के तहत जो भी बच्चे या जो भी कैंडिडेट्स भर्ती किए जाएंगे उनको कहा गया क्या, अग्निवीर कहा गया। अब उसके आगे जोड़ दिया गया है वायु, ठीक है। आपको पता होगा कि 3 सेनाएं हैं। कितनी सेनाएं हैं? 3 सेनाएं हैं। एक आपकी क्या है, वायुसेना है, ठीक है। एक आपकी क्या है, थल सेना है, जिसको आप आर्मी कहते हैं, ठीक है। सेना है, थल सेना है और नौसेना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा एयरफोर्स, ठीक है, ये एयरफोर्स हो गई आपकी, और ये क्या हो गई, आर्मी हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई, नेवी हो गई। चलिए, तो तीनों सेनाओं में इस योजना के तहत भर्ती होती है। तो जो भर्ती होगी किसमें, वायुसेना में। किसमें होगी, वायुसेना में। उसे क्या कह दिया गया, अग्निवीर वायु का नाम दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से आपकी थल सेना में, इसी तरीके से आपकी नौसेना में जो भर्तियां होती हैं उनका रिस्पेक्टिव अलग अलग नाम है, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे किसके बारे में, अग्निवीर वायु। यानी ये अग्निवीर जो होंगे वो तीनों में जाएंगे, ऐसा नहीं जाते हैं। इसमें भी हो सकता है, इसमें वैकेंसी निकलेगी, इसमें इंडिविजुअली जो वैकेंसी निकलती हैं वो अलग अलग निकलती हैं, ठीक है। थल सेना अपनी अलग वैकेंसी निकालता है अग्निपथ स्कीम के तहत। इस स्कीम में ऐसा क्या था जो इसका आपने देखा होगा विरोध भी हुआ। इसमें यह था कि सरकार ने ये कहा था कि भाई हम इसमें 4 साल के लिए आपको मौका देंगे, ठीक है। एक तरीके से टूर ऑफ ड्यूटी का भी इसमें प्रोविजन बना दिया गया, ठीक है। टूर ऑफ ड्यूटी कह लूँ या मैं ये कह लूँ कि हर व्यक्ति को जो है एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का एक मौका मिलता है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये, चाहे आप आर्मी के ले लीजिए, चाहे आपको नौसेना की बात करूं, चाहे एयरफोर्स की बात करूं, तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत डिसिप्लिन है। आपने भी देखा होगा, आप भी उससे हो सकता है कहीं ना कहीं से जुड़े भी हों, आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई पारिवारिक सदस्य जो होंगे उससे जुड़े भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब सरकार ने कहा हम भाई 4 साल के लिए वैकेंसीज ला रहे हैं, मतलब जो भी इसकी वैलिडिटी एक तरीके से मैं कह लूँ आपसे कि भाई 4 साल के लिए वापस में आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप इसको इसमें रेगुलर काम करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे आप चाहते भी हैं कि मैं रेगुलर काम करूं, उसके लिए भी कुछ प्रोविज़न बनाए गए जो कि वीडियो के हम आगे में देखेंगे कि क्या प्रोविज़न है। अगर आप मान लीजिए इसमें 4 साल के लिए जाते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं मैं आगे भी इसमें हमें जॉब करनी है, तो उसके लिए भी क्या प्रोविज़न बनाए गए हैं।
फिलहाल के लिए मैं आपको इसमें से जस्ट एक सिंपल वे में कि आप एक जस्ट मैं समझ रहा हूँ कि आपने क्या किया है, इंटर अभी पास किया है, आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, तो कैसे फॉर्म करोगे, कैसे आपका लास्ट प्रोसीजर जो होता है जॉब अलॉटमेंट लेटर का, जॉब अलॉटमेंट हो जाएगी आपकी, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर में कह लूँ, ज्वाइनिंग आपको लेटर मिल जाएगा, उसके बाद से क्या मतलब उसके बाद भी क्या प्रोसीजर होता है, ये सारा चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो भी ये 4 साल का आपका सफ़र है वो कैसा रहेगा वो भी, और उसके पहले सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो भी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जितने भी आपको डाउट होंगे इस वैकेंसी के रिलेटेड, ठीक है, वो सारे इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पहली बात मैं यहाँ आपसे कर लेता हूँ कि भाई जो वैकेंसी आई हुई है अग्निवीर वायु की, उसको कौन कौन फिल कर सकता है, ठीक है, कौन कौन भर सकता है। तो भाई पहली चीज़ तो हमने ये बताई आपको कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसका 7 नवंबर से ओपन हो जाएगा, बट ओपन तो होगा लेकिन भरेगा कौन इसको, ठीक है, तो इनको वो बच्चे भर सकते हैं जिनकी एज है कितनी, 27 जून 2005 से, सॉरी माफ़ कीजिएगा 2002 से है ये, और 27 दिसंबर 2005 की, इस बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करती है, ठीक है, तब आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज किया गया है। यानी कि जो वैसे तो एज इसमें मांगी जाती है कितनी, 17.5 से 21 साल तक, बस 21 ईयर्स तक, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई इसके ड्यूरेशन के बीच में अगर आपकी एज है, इसके और इसके, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2002 ही है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपकी 27 दिसंबर 2005 है, यानी डेडलाइन पर भी अगर आप खड़े हैं तो भी आप ये फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और इसको सबसे बड़ा जो इसमें चेंज आया हुआ है वो ये है कि फीमेल भी इस फॉर्म को क्या कर सकती हैं, भर सकती हैं, लड़कियां भी, जो बच्चियां इसके लिए अप्लीकेबल हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। अप्लीकेबल से मेरा मतलब है कि सारे हम अभी आपके सामने रखेंगे जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर अगर आप हैं अप्लीकेबल तो आप भर सकते हैं। एज का एक मैंने फैक्टर बताया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फैक्टर भी देखेंगे कि उसमें आप फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जो चेंज है सबसे बड़ा फीमेल के लिए इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक जो ये वैकेंसीज आती थी बहुत शुरुआती दौर में ये एक्स और वाई ग्रुप के नाम से जानी जाती थी, साल में 2 बार आती थी एक्स और वाई ग्रुप के, जिनको कहा जाता था टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। लेकिन उसको बाद में चेंज कर दिया गया किसमें, अग्निवीर के, जब अग्निवीर आने लगे तो अग्निवीर के रूप में चेंज किया गया। अब उसमें भी अग्निवीर में केवल मेल के लिए, जो पिछली वैकेंसी आई हुई थी वो मेल के लिए थी। ये वैकेंसी जो है इंटेक 1/2023 ये किसके लिए है, ये फीमेल के लिए भी है, यानी कि लड़कियां भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा चेंज आया यहाँ पर, ठीक है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे सो दैट और आपको क्लियर होता रहेगा। अब यहां पर इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन की बात। रजिस्ट्रेशन एक बेसिक चीज होती है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको। आजकल हर चीज ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा इसका, कोई फॉर्म या फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन एक साइट पे जाएंगे, अग्निवीर वायु, ठीक है, .cdec.in। इस साइट पे जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि एक कैंडिडेट्स लॉगिन करके ऑप्शन खुलेगा। लेकिन ये ऑप्शन खुलेगा कब, जब आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, 7 नवंबर है। 7 नवंबर को 7 नवंबर 22 को जो है, 2022 इसी साल जो है, कितने बजे खुल जाएगा, 1700 आवर्स पे। 1700 आवर्स का मेरा मतलब है 5 o'clock से, ठीक है। 5 o'clock मॉर्निंग नहीं, ये रेलवे का टाइम लिखा है मैंने, तो ये शाम को, ठीक है, यानी शाम को 5 बजे से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। वहां पर आपको आप जाकर के रजिस्टर करना है अपने आप को। वहां पर आप जाएंगे, अपनी एक ईमेल आईडी, आपके पास ईमेल आईडी होनी जरूरी है, ठीक है। अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी ईमेल आईडी पे OTP आता है, सब रजिस्ट्रेशन करना मेरे ख्याल से आज के जनरेशन के बच्चे तो आराम से जानते होंगे। जैसे आप अपनी मेल आईडी बनाते हैं या कहीं पर आप किसी चीज़ में रजिस्टर करते हैं, आपने देखा होगा ना, बच्चे स्विगी जोमेटो यूज़ कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को फिल करना है वहाँ पर। लेकिन जो इसकी डेट दी गई है कि भाई ये दिया गया है 7 नवंबर 22 से लेकर के और कितने तक, 23 नवंबर तक। इसकी जो लास्ट डेट है 23 नवंबर तक है,
22 तक है और वो भी 1700 आवर्स तक है, यानी शाम को 5 बजे तक ये फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए इसमें कितने दिन आपको मिल रहे हैं, 15 डेज का टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो 15 डेज में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है अपना। 15 डेज का टाइम है रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। अब इसमें जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं कि जब ये 15 डेज है तो जो लास्ट के 2-3 दिन है उसको आप ना मान के चलिएगा, क्योंकि क्या होता है ये डेट एक्सटेंड नहीं होती हैं। ये ऐसी कोई डेट नहीं है जो आपकी एक्सटेंड होकर के आएंगी कि नहीं भैया चलिए 2 दिन या 3 दिन बढ़ जाएंगी बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और लास्ट टाइम पे क्या होता है, इतना रश होता है साइट पर कि वो साइट चलती ही नहीं है। तो इसीलिए आप वो 2-3 दिन लास्ट के तो ना मान के चलिए, आप मान के चलिए मुझे 10 दिन का टाइम मिला है इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। ये मान के चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट का वेट करेंगे तो लास्ट मोमेंट पर अगर साइट नहीं चल रही है और आपका फॉर्म नहीं फिलअप किया गया, तो जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अवसर के बिना योग्यता का कोई महत्व नहीं है। तो आपको जब अवसर ही नहीं मिला, आप उसमें आपको बैठने को ही नहीं मिला, तो आप कितना भी कहिए कि मैं एग्जाम निकाल लेता या मैं तो एग्जाम क्रैक कर लेता, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा हम अब एग्जाम डेट की बात करते हैं। ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट इन्होंने क्या कही है कि भाई एग्जाम हम कब तक कंडक्ट करवाएंगे आपका, ठीक है। तो एयरफोर्स, चूंकि ये एयरफोर्स का है तो एयरफोर्स ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो उन्होंने कहा है कि भाई सीवीटी डेट, सीवीटी मैंने आपको इसलिए बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन, इसको कह सकता हूं मैं ऑनलाइन टेस्ट। आपने देखा होगा अब जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, वो एग्जाम्स कैसे होते हैं, अब होते हैं एक तरीके से ऑनलाइन मोड की तरफ जा रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। अभी भी कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो OMR सीट पे होते हैं, कुछ ऑफलाइन भी हो जाते हैं, उसका अलग प्रोसीजर है। लेकिन अब जो मैक्सिमम एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपके किस पे हो रहे हैं, PC पे हो रहे हैं, कंप्यूटर पे हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं आपका। ये एक तरीके से आपका पहला फेज है एक तरीके से टेस्टिंग का, जहां आपको ये देखा जाएगा कि आपकी एबिलिटीज कितनी है, आपकी दक्षता कितनी है, ठीक है। आप वो एग्जाम में कितना स्कोर करते हैं उसके बेस पे है। क्योंकि किसी भी आपने फौज में देखा होगा या किसी भी आपने आर्मी चाहे नेवी में एयरफोर्स में कह लूँ, उसमें क्या होता है कि आपके दिमाग के साथ साथ में आपका फिजिकल भी चेक किया जाता है वहाँ पर। ऐसा नहीं होता कि भाई आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और सीधे एंट्री कर जाते हैं उसमें, बस हम अब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए उसके बाद सीधे एंट्री कर गए नौकरी के लिए, ऐसा नहीं होता इसमें। तो वहाँ भी प्रोसीजर फॉलो होता है कि पहले तो आपको एग्ज़ाम लिया गया, आपको देखा गया कि मेंटल एबिलिटी कितनी है, आपका दिमाग कितना तेज़ है, आप कितने नंबर उसमें गेन करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के बाद में हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, जितनी वैकेंसीज होती हैं, हालांकि वैकेंसीज अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं नोटिफिकेशन में, फिर भी जो वैकेंसीज होती हैं उनके अकॉर्डिंगली हम एक कट ऑफ सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास 3 लाख फॉर्म आए हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए इसमें से, हम जो एक फेज 1 के बाद में, इसको क्या बोलेंगे हम, फेज 1, हमें इनके जो एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद हमें 1 लाख कैंडिडेट चाहिए। कितने चाहिए, 1 लाख ही कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो 3 लाख हैं तो उसमें से बहुत बच्चों ने क्या किया होगा, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा, कुछ बच्चों ने बहुत खराब प्रदर्शन किया होगा। तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि यार ये हम देखेंगे कि 1 लाख बच्चे जो हैं ये कब तक हमारे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम करवाया, ठीक है, उसमें मैंने देखा कि यार जो जिसने अगर मान लीजिए 60 मार्क्स पाए हैं, 60 मार्क्स, ठीक है, या मान लीजिए आपके 50 मार्क्स पा गए हैं। कितने मार्क्स पा गए हैं, 50 मार्क्स उन्होंने गेन कर लिए हैं। तो इस 50 मार्क्स को मैं एक कट ऑफ बना दूंगा कि इसके नीचे में नीचे, क्योंकि 50 के ऊपर ही हमारे 1 लाख पूरे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका एक प्रोसीजर होता है कि वो एक कट ऑफ सेट कर देते हैं। अगर रिटर्न में आपने उस कट ऑफ के ऊपर नंबर लाए हैं तो वो क्या करेंगे, आपको इंटर कर लेते हैं, मतलब बुलाते हैं दोबारा फेज 2 के लिए, ठीक है। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, वहीं से भी आउट हो जाएंगे, फिर आप आगे का फेज नहीं देख पाएंगे, आप फिर वहीं से क्या है, आउट है, ठीक है। चलिए, अब उन्होंने क्या बोला भाई, एलिजिबिलिटी की बात की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एलिजिबिलिटी क्या है। अधिकतर हमारे दिमाग में आता है कि यार एलिजिबिलिटी क्या मांगा है इसमें। चलो एज की बात तो हो गई, फॉर्म की बात हो गई, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज, ठीक है,
एज तो हमने बता ही दिया आपको। उसके बाद होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसमें मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा था कि अनमैरिड चाहिए होता है, ठीक है। एक मैरिटल स्टेटस का काफ़ी इसमें बहुत ही बड़ा प्रोविजन बनाया गया है। मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है शादीशुदा। वैसे लड़के तो 17.5 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में तो नहीं होते, फिर भी कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि शादी पहले कर दी जाती है, जहाँ पर अभी भी चला आ रहा है कि बचपन में शादियाँ फिक्स कर दी जाती थी, और अभी भी कुछ जगहों पर ये पुराने जगहों पर देखा गया है कि रीति रिवाज के तहत चला आ रहा है। तो वैसे बहुत रेयर केस में ही चीज़ें मिलती हैं, पर फिर भी इसमें अनमैरिड मांगे गए हैं कि आप शादीशुदा ना हो, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। क्योंकि अब यहाँ पर मैं बात दोनों लोग के लिए करूँगा, यहाँ पर चाहे लड़कियों के लिए बात वही आएगी और लड़कों के लिए बात वही आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट जो इसके लिए बात है, इन्होंने ये कहा है कि जो ड्यूरिंग 4 साल का पीरियड है, आपका जो समय है 4 साल का, उसमें भी आप शादी नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया और आप खुश हो गए, घर वालों ने कहा ठीक है अब तो भाई लड़के के पास नौकरी भी आ गई, अब शादी कर दो इसकी, तो आपको वो 4 साल में भी शादी करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो ये सब सोच के आइएगा, अपने घर वालों को बता के आइएगा, ठीक है, कि भैया ऐसा ये फॉर्म भर रहे हैं और एक साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 साल आप नौकरी करेंगे तो उसमें भी शादी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एज के बारे में हमने आपको बता दिया 17.5 से 21, जो कि उन्होंने बताया था ना भाई कि भाई 27 जून से लेकर के 27 दिसंबर, नहीं 2002 से लेकर के और 2005 के बीच में। तो इसमें कोई डाउट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें, मैरिटल स्टेटस की बात बता दी, मैरिड अनमैरिड की बात बता दी, कंफर्म है अनमैरिड चाहिए और वही शादी भी नहीं करनी आगे। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 3 कैटेगरी होती है ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर बच्चों को लेके चल रहा हूँ। एक वोकेशनल कोर्स आता है, उसको हटा देते हैं थोड़ा सा। मैं देखता हूँ कि भाई कुछ साइंस साइड है, एक साइंस साइड हो गया, और कुछ आर्ट साइड बनने होते हैं या बायो से होते हैं। इतना तो पता ही है ना आपको, बायो ले रखे हैं या आर्ट साइड, या बायो से हो गए या आर्ट से हो गए, ठीक है, आर्ट साइड हो गए, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, ठीक है। कुछ वोकेशनल की बात कर लूँगा मैं, वोकेशनल, चलो ये तो मतलब अलग का कोर्स है। जो वोकेशनल कोर्सेज आजकल आ रहे हैं ये ट्रेडिशनल कोर्स माने जाते हैं आपके, साइंस नॉन साइंस, और ये आपके ट्रेडिशनल कोर्स से अलग होते हैं, तो इनको वोकेशनल कोर्स कहा जाता है। बहुत ही कम बच्चे मिलते हैं इस मतलब स्ट्रीम में, हालांकि इनका भी थोड़ा सा बढ़ रहा है दायरा वोकेशनल कोर्सों का भी। तो ये भी आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगा कि आसपास पड़ोस में आपके वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं लोग। फिर भी चलिए इसकी बात नहीं करते हैं, मेन साइंस की बात कर लेते हैं। बच्चे जो साइंस साइड पढ़ते हैं वो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, फिजिक्स मैथ और फिजिक्स मैथ पीसीएम, सॉरी पीसीएम, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। एक तरीके से इसको मेन माना जाता है। इंग्लिश होता ही होता है उनका, ठीक है, इंग्लिश होता है और एक सब्जेक्ट और हो जाता है, ठीक है, उनका हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट अपने ऑप्शनल के हिसाब से वो लेते रहे हों, ये होते हैं। बायो वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, पीसीबी होता है उनका, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होता है, ठीक। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट की। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी मांगी गई है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा, ठीक है। देखिए ये डिप्लोमा जो मांगा गया है, तो डिप्लोमा में कौन कौन से ट्रेड आ सकते हैं, हालांकि लगभग ट्रेड इंक्लूड किया गया है। इनकी वेबसाइट पे जाकर के आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड को ये वरीयता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे ट्रेड को दे रहे हैं, कुछ ट्रेड है, हालांकि मैक्सिमम ट्रेड जो प्रचलन में है वो सारे ट्रेड इनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं वैसे तो। फिर भी हाँ, इसमें मैं बता दूं कि शायद सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, सिविल से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उनका शायद प्रोविजन डूबियस है। डूबियस का मतलब डाउटफुल है, उनका शायद प्रोविजन नहीं है इसमें। एक बार वेबसाइट पे आके चेक कर लेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में इसको डाल भी दूंगा, क्योंकि मुझे अभी इस पर मैं कन्फर्म नहीं हूँ। अभी इससे पहले प्रोविजन नहीं था, इसका मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पीसीएम जो पढ़ रखे हैं उन बच्चों को क्या मांगा गया कि भाई आप जो पीसीएम पास हो, यानी 12th जो आपने पास किया है, यहाँ पे मैं 10+2 भी लिख देता हूँ, 10+2 लिख दिया मैंने, इन 12th 10 साल के बाद 2 साल का आपका इंटरमीडिएट का कोर्स है। अब जो आपने 12th पास किया है उसमें मिनिमम 50% आपके मार्क्स आने चाहिए। कितने मार्क्स आने चाहिए, मिनिमम 50% आपके मार्क्स, यानी 50% से आप पास हो। 60% पे आपने देखा होगा फर्स्ट डिवीजन मिलता है आपको। तो बोर्ड कोई भी हो, अब यहाँ पर बोर्ड की अगर आपको बात आ रही है, बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आपका स्टेट बोर्ड हो, बट वो रिकॉग्नाइज्ड हो,
ऐसा ना हो कि किसी अर्जी फर्जी बोर्ड से आप कर रहे हो जो रिकॉग्नाइज्ड ही ना हो। अब आप बोर्ड अपना कहाँ चेक करेंगे, तो CBOSC करके जो एक साइट है उस पर जा करके अपना बोर्ड चेक कर सकते हैं कि वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। वैसे आपका अगर स्टेट बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, या आपके जो CBSE के बोर्ड हैं, ICSE के बोर्ड हैं, ये सारे बोर्ड मान्यता प्राप्त हैं और इन सबसे ज़्यादा अलग तो कोई मिलता नहीं है। ठीक है, कि अब इनसे भी अलग कोई आपको मिल जाएगा बच्चा, वैसे है रिकॉग्नाइज्ड है तो वो भी कर सकता है। प्राइवेट कर रहे थे, डिस्टेंस से कर रहे थे, तब भी आपका अप्लीकेबल है, बट वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए अब 50% आपको मार्क्स चाहिए, किसमें 50% ला करके तो आप पास ही हुए हो। इनकी एक कंडीशन और यहाँ इंटरेस्टिंग आ गई है कि जो इंग्लिश है वो तो आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए, उसमें इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। इस इंग्लिश में भी आपको 50% नंबर होने चाहिए। मान लीजिए आपके ये पांचों सब्जेक्ट 500 मार्क्स के थे, इसमें मिनिमम आपको 250 तो मिलना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर 100 नंबर की इंग्लिश आई है तो 100 नंबर में से 50 नंबर आपको मिलने ही चाहिए। नहीं तो क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म नहीं दे सकते। 250 ये भी मिले हैं, लेकिन 50 अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि एयरफोर्स का स्तर थोड़ा सा बाकी सर्विसेज से थोड़ा सा ऊपर रहता है, क्योंकि थोड़ा उसमें जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो मैक्सिमम इंग्लिश है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इंग्लिश को वरीयता दी हुई है इस मामले में कि भाई 50% तो आपके होने ही चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं आप मेरी। आगे बढ़ते हैं। अब बायो वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, साइंस वाले के लिए इन्होंने बताया है, साइंस के लिए बायो वाले बच्चे भी या आर्ट्स वाले बच्चे भी ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने 2 स्ट्रीम दिए हैं एग्जाम भरने के, इन्होंने बोला है जैसे पहले जो एक्स और वाई आता था, इन्होंने इसको बना दिया है साइंस, ठीक है, और ये इसको बना दिया है नॉन साइंस। ठीक है, हालांकि बायो में भी तो साइंस होता है भाई, बायो क्या है, साइंस ही है, लेकिन फिर भी चलिए जैसा भी इनका अपना रहा हो। तो साइंस वालों को हिसाब से इन्होंने मैथ को मानना है कि जो बच्चे मैथ लिए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं वो साइंस ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, और ये चाहे आप टेक्निकल मान लीजिए चाहे जो मान लीजिए, तो साइंस वाले, तो ये जो आप ये बच्चे हैं ये साइंस वाले, ये किस में एग्जाम भर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं साइंस वाले कम्युनिटी में। ठीक है, एक्स में भर सकते हैं। जो नॉन साइंस वाले हैं, जो आर्ट वाले बच्चे हैं या जो बायो वाले बच्चे हैं, इनके लिए भी सेम रूल अप्लीकेबल है कि भाई आप 50% तो मिनिमम होना ही चाहिए, प्लस में इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए, यानी इंग्लिश में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए। बाकी पूरा आप एग्जाम भी पास किए हो कितने नंबर से, 50% से, सेकंड डिवीजन भी पास हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके किस में होने चाहिए, आपके जो 50% है वो उसमें भी होने चाहिए, क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं डिप्लोमा वाले। डिप्लोमा वाले थोड़ा सा मैटर फंस जाता है इनका भी। ठीक है, चलिए कैसे मैटर फंसता है ये बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये जो लोग हैं ये इसमें डालेंगे, वाई में डालेंगे। ठीक है, फॉर्म ये बच्चे हैं ये वाई फॉर्म डालेंगे, मतलब नॉन साइंस ग्रुप वाले में डालेंगे। ठीक है, एक बार साइंस और नॉन साइंस वालों का भी मैं क्लियर करूंगा। ये चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। चलिए अब मैं डिप्लोमा वालों को थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि डिप्लोमा वाले अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं इस मामले में। देखिए डिप्लोमा का कोर्स क्या है कि वो 10+3 हो जाता है कभी कभी। कुछ बच्चे हाई स्कूल एग्जाम के बाद में भी आपने देखा होगा कि डिप्लोमा कर सकते हैं आप। तो अब जब 10+3 हो गया तो इनकी 2 रिक्वायरमेंट थी, भाई साहब इंटरमीडिएट चाहिए, तो इंटरमीडिएट मान लीजिए नहीं डिप्लोमा में मांग रहे हैं। डिप्लोमा तो है ही इस बच्चे के पास में, क्या है, डिप्लोमा है। लेकिन अब चूंकि अगर इसके डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं है, डिप्लोमा में क्या है, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश क्या है, नहीं है, मान लीजिए ये डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं है, लेकिन अब डिप्लोमा मांगा है और उस डिप्लोमा को वरीयता भी दी है कि नहीं डिप्लोमा वाला बंदा आएगा भी हमारे यहाँ, तो इन्होंने कहा है कि ये इंग्लिश इसकी हाई स्कूल में तो रही ही होगी, तो उसमें का 50% होना चाहिए, यानी जो हाई स्कूल में इसको नंबर मिले हैं इंग्लिश में उसमें 50% होने चाहिए। बाकी जो इंटर कर रखे हैं उनके हाई स्कूल के नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने हाई स्कूल में इंग्लिश में मान लीजिए 30 से 40 नंबर ही मिले हैं उनको, ठीक है, 33 नंबर पासिंग मार्क ही पाया है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर वरीयता किसको दी गई है, इंटरमीडिएट वाली जो आपकी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि अगर उसके डिप्लोमा में बच्चे के नहीं है इंग्लिश तो वो लेके जाएगा किसमें, हाई स्कूल में, और ये चेक करेगा कि भाई हाई स्कूल में मेरा 50% है या नहीं है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। और डिप्लोमा कौन कौन सी है वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा, साइड पे पड़ी हुई है। हालांकि मैंने आपको बताया नहीं कि जो इतनी प्रचलन में है वो सारे उसमें है, सिविल को शायद छोड़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकेशनल कोर्सेज जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी सेम कंडीशन लागू होती है, 50% से आप पास हो
और इंग्लिश में भी आपके 50% होने चाहिए। अब बच्चों का अगर ये डाउट आता है कि नहीं मैंने इंग्लिश लिया ही नहीं था, तो देखिए मेरे इस नोटिफिकेशन के हिसाब से और मेरे हिसाब से आप अप्लीकेबल नहीं हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमने बताया आपको कौन से 2 ग्रुप चल रहे हैं भैया, साइंस के, ठीक है, और नॉन साइंस के। अब कुछ लोग को डाउट आ रहा होगा ये चीज कि दोनों डाल सकते हैं क्या, नॉन साइंस और साइंस वाला, यानी कि इसको अगर मैं x मान लूं, इसको y मान लूं, तो मैं यहाँ x + y भी लिख सकता हूँ, कि मतलब आप दोनों डाल सकते हैं एग्जाम, ठीक है। साइंस को कंसीडर किया गया है किसमें, PCM वाले में, या आपका 10+3 डिप्लोमा वाले में, सॉरी 10+3 डिप्लोमा यहाँ पर आपको कंसिडर किया गया है भैया, ये लोग आप इसमें मतलब एग्जाम फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें किसको किया गया है, आर्ट वालों को किया गया है और बायो वालों को भी किया गया है, ठीक है। जो भी आप, बाकी ऐसा नहीं कि मैं 2 ही लोग को कह रहा हूँ, बाकी लोग भी अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, जैसे कुछ लोगों ने बच्चों ने पूछा था, कॉमर्स वालों का भी पूछा था किसी ने, तो आर्ट वाले में शायद अगर आपके इंटर में इंग्लिश है तो आप मे भी उसमें भर सकते हैं फॉर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटरमीडिएट आपने किया वो तो मैंने यहाँ पर ये बताया। अब नॉन साइंस वाला, अब ये क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म तो डाल नहीं सकते क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इनकी रिक्वायरमेंट थी PCM की, लेकिन ये इसके फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं, यानी ये जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ये भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस में भी जा सकते हैं, x + y में भी जा सकते हैं, ये बच्चे जो है x + y यानी कि दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब दोनों फॉर्म भरने के लिए आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने हैं, उसमें एक प्रोविजन आता है, बोथ का ऑप्शन आएगा आपको कि दोनों के आप दोनों फॉर्म भरने चाहते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ भैया हम दोनों फॉर्म भरने चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी x + y जो है वो साइंस ग्रुप वालों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, साइंस के लिए जो साइंस वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, PCM वाले या डिप्लोमा वाले, तो ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये आर्ट्स वालों का भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए इन केस आपका सिलेक्शन नहीं साइंस वाले में हुआ, आर्ट वाले में हो गया, ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं चलो यार दोनों भर देते हैं, किसी एक में तो हो ही जाएगा, ठीक है, तो आप भर सकते हैं दोनों में, लेकिन इन लोगों के लिए वो वरीयता नहीं है कि ये लोग भर सकते हैं उसको, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा ठीक ठाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ली, थोड़ा सा एग्जाम सीक्वेंस की बात कर लें, ठीक है। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा ये भी आप क्लियर कर दें कि भाई इसमें आता क्या होगा, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिखता हूं मैं इस बार, अच्छे से। चलिए ये यहाँ पर जो है हम क्या लिख देते हैं भाई साहब, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइंस, यहाँ पर नॉन साइंस, और यहाँ पर बोथ। यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ भी मिलेगी, वो क्या है कि जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको क्या बताया था हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी इसको पहले एक्स के नाम से जाना जाता था, अब यहाँ पर बात करेंगे किसका, हम बात करते हैं इसमें आएगा क्या, यही बात कर लेते हैं ना। इसमें फिजिक्स रहेगी, ठीक है, इसमें रहेगी मैथ, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे केमिस्ट्री भी रहेगी, ठीक है, फिजिक्स रहेगी, मैथ रहेगी और इंग्लिश रहेगी। चलिए केमिस्ट्री नहीं है, बहुत लोग बच्चों को नहीं पसंद होता केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, मुझे भी नहीं पसंद था, तो ये एग्जाम जब देखते हैं लोग ना तो बड़ी खुश हो जाते हैं कि अरे यार इतनी तो केमिस्ट्री आ ही नहीं रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नॉन साइंस वालों में क्या आता है, इनका आता है इंग्लिश, और एक रागा करके आता है, रागा मतलब थोड़ा शॉर्टकट में लिखा गया है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। क्या होता है, रीजनिंग एंड जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या कुछ मेरी जो थोड़ा सा स्पेलिंग है वो एरर हो सकती है, तो उसके लिए थोड़ा हार्ड एंड फास्ट मत जाइएगा आप लोग। फिर भी देखिए, रागा मतलब जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो दोनों एग्जाम्स भरेंगे, ये भी और ये भी, जो दोनों भर रहे हैं उनके लिए भी अलग से पेपर बनता है, वो क्या होगा आपका, फिजिक्स रहेगा, उसमें क्या रहता है, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा और रागा यानी रीजनिंग एंड जर्नल, इसको रागा कहते हैं, ठीक है। लोग राहुल गांधी समझ लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो भी इन्होंने कहा कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे आपको, मैथ कितने आएंगे, 25 आएंगे, इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे भाई साहब, 25 25 50 20 70 क्वेश्चन हो गए। चलिए
ठीक है, 70 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी आपके 70 ही होंगे, मार्क्स भी आपके क्या होंगे 70 ही होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होता है। इंग्लिश कितने होंगे इसमें 20 ही होगी, और रागा कितने होंगे 30 होंगे, कितने होंगे 50, मार्क्स कितने होंगे ये भी 50 ही रहेंगे मार्क्स, और या मैं बात कर लूँ मार्क्स प्लस क्वेश्चंस के, क्वेश्चन प्लस मार्क्स दोनों एक ही रहेंगे, क्वेश्चन प्लस मार्क्स, ठीक है, दोनों क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे, मतलब क्वेश्चन इक्वल्स टू मार्क्स इक्वल्स इतना, सॉरी प्लस में लगा ना, यहाँ इक्वल्स लगा देता हूँ, ठीक है। मैं अब इसकी बात कर लेते हैं जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, भाई जो दोनों पेपर दे रहे हैं उनमें क्या होगा कि फिजिक्स के 25 ही रहेंगे, इसके ही 25 रहेंगे, इसके 20 रहेंगे, और इसके जो रागा के आपने 30 देखे वो 30 यहाँ हो जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन होंगे आपके 100 हो गए, कितने हो गए आपके 100 क्वेश्चन हो गए। और इसके लिए जो टाइम मिलता है आपको कितना मिलता है, सॉरी ये इसका जो आपका रहेगा मार्क्स कितने हो जाएंगे, मार्क्स भी 100 हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो रहेगा टाइम कितना मिलेगा आपको इसके लिए टाइम मिलता है इस वाले सेशन के लिए, इसका ड्यूरेशन मैं लिख देता हूँ, इसके लिए आपको मिल जाता है 60 मिनट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60 मिनट, थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख दें ताकि हाईलाइट भी हो ना। 60 मिनट इसके लिए मिलता है, इसके लिए आपको मिलते हैं कितने 45 मिनट्स, ठीक है, और इसके लिए आपको कितने मिलते हैं 85 मिनट्स, यानी 1 घंटा 25 मिनट करीब मिलता है इसमें आपको। 85 मिनट्स इसमें मिलते हैं, 45 मिनट्स इसमें मिलते हैं और 60 मिनट इसमें मिलते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात कर लूँ, सिलेबस आपका जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता है वही सेम सिलेबस है, जो आपकी फिजिक्स मैथ इंग्लिश पढ़ाई गई है आपके इंटर लेवल पे, वही सेम आपकी इसमें आती है, किसमें आती है इस एग्ज़ाम में आता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो अपने एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे हैं तो मेरी गारंटी आप मान के चलिए कि आप इस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेंगे, यानी रिटर्न में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक हल्का सा पुश चाहिए, एक हल्का सा आपको रिवीजन चाहिए, एक हल्का सा पुश चाहिए, और बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए 2-4 सेटों की, कि भी आप इस ड्यूरेशन में उन एग्ज़ाम्स को उन क्वेश्चंस को क्लियर कर लें, ठीक है। बस यही इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है जिनका एकेडमिक्स अच्छा नहीं है वो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को इसमें ग्रूम करते हैं, आई होप आपका बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के पेपर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा रीजी पेपर भी नहीं आता है, पेपर का स्तर अच्छा खासा रहता है। आप समझ सकते हैं किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं जहाँ 3 लाख 4 लाख बच्चे पेपर भरते भी हैं, तो उसमें आपको इतना ईजी पेपर भी नहीं दिया जाएगा कि भी सभी लोग सॉल्व कर लें। फिर भी इसमें एक नॉर्मलाइजिंग का प्रोसीजर भी है, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। इन सब में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, फिजिक्स हो चाहे आपकी मैथ हो चाहे आपकी इंग्लिश हो, इन सभी में आपको मिनिमम जो इसका मिनिमम कट ऑफ रहेगा, जो इसके मिनिमम कट ऑफ से आपको, आप जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स का आप जैसे मिनिमम आपको नंबर है 10 नंबर मिलने चाहिए आपको इसमें, ठीक है। यानी इंडिविजुअल पेपर में भी आपको पास होने हैं, ठीक है। हालांकि 1/3 पहले चलता था कि मिनिमम इसका 1/3 होना चाहिए, जैसे इसका भी 1/3 इसका भी 1/3 आपको मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 9 क्वेश्चन इसमें ले लीजिए, 9 क्वेश्चन इसमें ले लीजिए, इसमें आपके 7 क्वेश्चन ले लीजिए, तो आपको इंडिविजुअल सेक्शन में भी पास होना है। ऐसा नहीं होना है कि आप इंग्लिश में नहीं कर पाए और आपने फिजिक्स और मैथ और फिजिक्स में मिला के 50 नंबर ले आए, तो आपने कहा कि यार मैं तो 70 में 50 ले आया हूँ, कितना ले आया हूँ 70 में 50 ले आया हूँ, तब तो मेरा तो सिलेक्शन पक्का हो गया। ऐसा नहीं होता है, जितने भी ये इंडिविजुअल सेक्शन है इसमें भी आपको पास होना है, चाहे इंग्लिश है तो हिंदी इसमें भी पास होना है आपको। तो जो इंडिविजुअल सेक्शन है इसमें भी अगर आप फेल होते हैं, और वो कब, नॉर्मलाइजिंग होने के बाद में। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है कि आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है वो 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक हो रहा है। कब से हो रहा है? 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में कराया जा रहा है। मतलब काफ़ी सारी शिफ्ट में होगा, काफ़ी सारे जो है एक वीक में हो सकता है कंडक्ट करवाया जाए। तो अब ये कर क्या रहे हैं कि भाई किसी पेपर को मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का पेपर इजी आ गया या पर्टिकुलर शिफ्ट का पेपर इजी आ गया, तो उनके बच्चों ने क्या किया, अच्छे अच्छे नंबर अचीव कर लिए। और पर्टिकुलर जो एक शिफ्ट है उसमें पेपर हार्ड आ गए, तो वहाँ के बच्चों ने क्या किया, भाई पेपर उतना हार्ड आया था तो बहुत मुश्किल से पासिंग मार्क्स ही कर पाए। तो कहने का मतलब था कि भाई उन जो पेपर है जो हार्ड है जो इजी है, इन दोनों को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। अदरवाइज क्या होगा, जिस शिफ्ट का इजी आया था उसी शिफ्ट के बच्चे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये जो बच्चे ने मेहनत करके भी गया, वहाँ अच्छा अटेम्प्ट भी किया, अपना बेस्ट भी दिया, वो सिलेक्ट नहीं हो गया। तो सबके पेपर के हिसाब से सबको एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इनका है जो इनकी वेबसाइट पे मिल जाता है आपको एयरफोर्स की, ठीक है, उसके हिसाब से नॉर्मलाइज किया जाता है।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका नंबर देखा जाता है कि इस सेक्शन में, इस सेक्शन में, इस सेक्शन में आपने पर्टिकुलर सेक्शन मतलब उसी सेक्शन में पास हुए हो कि नहीं। पहली चीज़ तो आप फिजिक्स में पास होइए, मैथ में, इंग्लिश में, फिर पूरा मिलाकर के भी पास होइए। यानी इतना आसान नहीं है एग्ज़ाम को भी क्रैक करना, लेकिन फिर भी जब आपने तैयारी कर रखी है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। मेरे ख्याल से इतना डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या बात की कि ये था आपका क्या इनिशियल स्टेज, जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपके कट ऑफ इसके बाद में रेज किए जाएंगे, उसके बाद में एग्जामिनेशन सीक्वेंस क्या क्या बनता है वो मैंने आपको बताया था कि भाई पहले तो आपका ये CBT हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपके जो फिजिकल फिटनेस के होते हैं और बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं वो बात करेंगे। तो मैंने फेज़ 1 की बात की, किसकी बात की, आपकी फेज़ 1 की बात की। इससे जब आप पास होकर के निकलेंगे, फेज़ 1 में मान लीजिए एक कट ऑफ आएगा, एक लिस्ट जारी की जाएगी, जो वेबसाइट मैंने अभी आपको लिखी थी इससे पहले इस शुरुआती दौर में, उसी वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि ये परीक्षार्थी जो है पहले सेक्शन में या पहले फेज़ में पास हो चुके हैं। आप इंटर करेंगे किसमें, फेज़ 2 में इंटर करेंगे। तो आप जब फेज़ 2 में इंटर करेंगे, फेज़ 2 में जब आप इंटर करेंगे उस समय भी आपको एक नया एडमिट कार्ड मिलेगा, न्यू एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, उस नए एडमिट कार्ड पे आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपको अपने ज़रूरी दस्तावेज ले करके कहाँ आना है। जो ज़रूरी दस्तावेज है जो आपने भाई फॉर्म भरते समय अप्लाई करते हुए दिए थे, वो ज़रूरी दस्तावेज लेकर के कहाँ आना है। तो वो आपको एक ASC देते हैं, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, जिनको मैं बताऊंगा कैसे आता है, हमको मिलता है। एक आपको जगह बता दी जाएगी, एक ASC बता दिया जाएगा। ASC का मतलब होता है एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। क्या है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटरों पे इनके पर्टिकुलर क्या होते हैं, ये एयरफोर्स के सेंटर होते हैं। ठीक है, एयरफोर्स के ही सेंटर होते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। मेरे हिसाब से 10 से 12 सेंटर्स हैं इनके, जहाँ पर आपको बुलाया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो उनको बताए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स का जिक्र मैंने जो नोटिफिकेशन की मेरी वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अदरवाइज ऑफिशियल साइट पर जाके इनके जो नोटिफिकेशन है उसमें भी देख सकते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। अब जब आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको क्या कराते हैं ये वही बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पहुँच गए कहाँ पर, फेज़ 2 में। आपको कॉल लेटर मिल गया। हाँ, ध्यान रखिएगा कि कॉल लेटर आपका जितने भी कम्युनिकेशंस हैं वो आपके मेल आईडी के थ्रू ही होते हैं, या कैंडिडेट लॉगिन करके जो आपका उसमें आता है उसमें भी आप जा करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। पर फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि जो मेल आईडी है वो आपकी, उसके पासवर्ड वो आपकी मेल आईडी अपनी होनी चाहिए, किसी साइबर कैफ़े वाले की नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, फेज़ 2 में जब आप एंटर कर जाते हैं, अब आप किस में एंटर कर गए, फेज़ 2 में। ठीक है, ये भी डाउट आपको क्लियर करते हैं यहाँ से। आपको कार्ड मिल गया, आपका एडमिट कार्ड मिल गया, आपको ASC पता होगा किस ASC मुझे जाना है। ठीक है, पहले बता दिया जाएगा, अकॉर्डिंगली आप अपनी जर्नी प्लान कर लीजिएगा। कोई पैसा नहीं मिलता जर्नी के लिए कि नहीं भी ये पैसा आपको मिलेगा यहाँ पर आने आने के लिए, अपने खुद के खर्चे पे आप जाएंगे वहाँ पर। अपने रहने का भी अरेंजमेंट करेंगे वहाँ पर, क्योंकि फेज़ 2 में टाइम लगता है। ठीक है, क्यों टाइम लगता है बता देता हूँ आपको। वो आपका रहेगा यहाँ पर एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, PFT कहते हैं इसको। PFT का फुल फॉर्म फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपके होते हैं एडाप्टेबिलिटी टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, ये फर्स्ट हो गए। और एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होते हैं। टेस्ट क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो ये जो एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होंगे आपके, एक फिजिकल फिटनेस होगी। आप जाएंगे, आपसे वो बोला जाएगा कि भाई 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ करनी है पहले तो। ठीक है, हाँ, दौड़ करने के लिए भी आपने जूते वगैरह अच्छे से लेके जाइएगा। जो शॉर्ट्स वगैरह लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। अच्छे जूते आप परचेज़ कर लीजिएगा मार्केट से, कि भाई आपको दौड़ने में समस्या ना हो, पैर में समस्या ना आए। उससे पहले वो हालांकि कंसेंट फॉर्म भी आपको एक साइन कराना होता है। आप जो बच्चे 17 साल की 18 साल की उम्र से कम है वो अपने गार्जियन को जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि वहाँ गार्जियन का भी कंसेंट साइन करवाया जाता है कि भाई रनिंग के दौरान आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। आप अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए, हमें किसी तरीके से फोर्स नहीं किया गया है आपको। ठीक है,
या आप मान लीजिए दौड़ते समय आपका हाथ पैर टूट जाए तो आप एयरफोर्स को क्या ब्लेम करने लगे कि नहीं आपने मुझे दौड़ा दिया और मेरा हाथ पैर टूट गया, इसका कंपनसेशन दीजिए। तो वहाँ पर ऐसा कोई कंपनसेशन का जिक्र नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे अगर छोटे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, 18 साल से कम है, वो गार्जियन को लेकर जरूर जाए। 1.6 या 1600 मीटर की एक आपकी रेस होती है, ठीक है। ये जो टाइम मिलता है वो अलग अलग है, मेल कैंडिडेट के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स को क्या होता है, इनको मिलता है 7 मिनट, 7 मिनट मिलते हैं, पूरे 7 मिनट आपको मिलेंगे, और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट मिलेंगे, ठीक है, यानी 1 मिनट ज़्यादा मिलता है। किससे, हाँ कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा है, आर्मी के कंपेरिजन में आप देखें तो वहाँ पर शायद 4 मिनट या 5 मिनट के करीब ही टाइम मिलता है। तो यहाँ पर एयरफोर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है। उसके बाद में PFT-1 इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है PFT-1। आपका पास PFT-2 होता है। उसके बाद में भी आपने दौड़ और निकाल ली, दौड़ निकालने के बाद में क्या कराते हैं, आपसे पुशअप कराते हैं, कुछ पुशअप, और उसके बाद में सिटअप, स्क्वाट्स, ठीक है। पुशअप सिटअप जानते होंगे ना आप, पुशअप्स देखे होंगे, सिटअप्स देखे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। सेम इनके लिए है, इनके जो फीमेल्स के लिए है उनके लिए शायद पुशअप्स नहीं है, सिटअप है और स्क्वाट्स है बस, ठीक है। इनके लिए पुशअप्स की प्रोविज़न नहीं है। हाँ, इसका टाइम भी दिया गया है और कितने पुशअप्स कितने टाइम्स में आपको करने हैं, शायद 1-1 मिनट का टाइम दिया गया है और 10 के करीब इसमें दिया गया है। पूरी डिटेल जानकारी मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताइए, वहाँ जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जब से ही आपने पहला दौड़ कंप्लीट किया, थोड़ा 10 मिनट बाद अपना थोड़ा पानी वानी पीजिए, रेस्ट करिए, उसके बाद में 15-20 मिनट बाद में आपको ये करवाया जाता है, 10 मिनट बाद आई थिंक करवाया जाता है। तो 10 मिनट बाद फिजिकल फिटनेस 2 आपको कराया जाएगा, ये चीज़ें कराई जाएंगी। लड़कियों को पुशअप्स नहीं है, सिटअप्स है और उनको थोड़ा टाइम शायद 30 सेकंड ज़्यादा दिया गया है, तो ये फीमेल्स के लिए है। उसके बाद में आपको क्या किया जाता है कि जब आप दोनों क्लियर हो गए, अब दोनों क्लियर होने के बाद में आपको क्या किया जाता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए ले जाता है। लेकिन जैसे आप फेज़ 1 में यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी आप फेज़ 2 में इंटर करते हैं ना, यहाँ पर जब आप गए ASC में, फेज़ 2 मतलब कहाँ होता है आपका, ये होता है ASC में। लेकिन फेज़ 1 आपका जो होता है वो यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट था वो किसी ASC में नहीं हो रहा था, वो किसी ऐसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में भी हो सकता है, जहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा है, जहाँ पर एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं, वो कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ASC में क्या होता है कि प्राइम फेसिया मतलब इनिशियल दौर में देखा जाता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स लेके आए कि नहीं लेके आए हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए हैं घर से, अपने ओरिजिनल प्लस जेरोक्स जो भी मांगा गया है वहाँ पर, वो आप नहीं लेकर गए हैं तो आपको पहले ही लौटा दिया जाएगा। तो आप ये फेज़ 2 का प्रोसीजर भूल ही जाइए, ठीक है। आप PFT करते हैं, दोनों रनिंग के बाद में आपको क्या किया जाएगा, सीधे ले आते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए। देखिए अभी इससे पहले क्या हुआ करता था, इंटरव्यू होता था, लेकिन जैसा कि सरकार ने डिसीजन लिया था आज के साथ 3-4 साल पहले ही कि भैया जो क्लास B तक की जितनी भी नौकरियां हैं उसमें से हम इंटरव्यू हटा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब इंटरव्यू हटा दिया गया तो इन्होंने अपना एक नया टेस्ट इसमें इंक्लूड किया हुआ है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2। ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो होता है वो एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिचुएशन पे आप कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। मान लीजिए आग लग जाती है, आपके पड़ोस में आग लग जाती है, ऐसा उसमें क्वेश्चन रहेगा, 4 उसके ऑप्शन रहेंगे। पड़ोस में आग लगती है, आप क्या करेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप भाग जाएंगे, आप पानी ले आके उस पर डालेंगे, आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे। 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप 45 क्वेश्चंस रहते हैं, 30 मिनट आपको समय मिलता है। इसमें कितना रहेगा आपका 45 आपको क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 30 मिनट्स का आपको समय मिल जाता है, ठीक है। तो आधे घंटे के समय में ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहते हैं। इसमें कोई ऐसा माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग जैसी चीज़ें नहीं होती, बट उसमें एक असेसमेंट होता है कि अगर मान लीजिए आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में नंबर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट, जैसे अगर उसमें आप पानी डाल रहे हैं आग के ऊपर, वो भी सही है, फायर ब्रिगेड को कॉल कर रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन जो पर्टिकुलर सिचुएशन मिली उसमें क्या करना है आपको, तो कहीं ना कहीं देखते नहीं है आपको आग चिल्लाना है। पहले तो लोगों को भीड़ इकट्ठा करनी है, उसके बाद आपको फ़ोन डायल करना है, उसके बाद वो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, अपना बुझाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप क्या करेंगे, भाग जाएंगे,
आप उसको फर्स्ट एड देंगे, आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, या आप उसको एम्बुलेंस ले जाएंगे, एम्बुलेंस में पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो प्राइम जो आपका ड्यूटी क्या होती है सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप उसको जाइए फर्स्ट एड दीजिए पहले। तो अगर कहीं ब्लड बह रहा है तो ब्लड बढ़ के बांधिए। अब ऐसा नहीं कि हम वो पड़ा हुआ है, ब्लड बह रहा है, आप फ़ोन कर रहे हैं, आप भाग गए, तो वो भी कोई फ़ोन भी कर रहे हैं, एम्बुलेंस को बुला रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट एड देना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन देखी आती है कि उस सिचुएशन पे आप रिएक्ट कैसे करते हैं। हालांकि अगर आपके अंदर एक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस है, तो आप उस सिचुएशन पे रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी बड़ी संस्था है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये। और इसमें क्या होता है आप देख ही रहे हैं, एक डिफेंस के साथ में, डिफेंस बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक सरकार की कह रहा हूँ, देश के लिए बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का एक मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर बहुत सारे डिसीजन डिफेंस के ही डिपेंड करते हैं कि भाई आगे की राह कैसी होगी देश के लिए। तो वो आपको सिचुएशन पे रिएक्शन करने आना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी टेरेन में चले गए, कहीं आप फॉरवर्ड बेसिस में आप मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ आप सिचुएशन के हिसाब से क्या रिएक्ट करेंगे। तो वो एडेबिलिटी टेस्ट है। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम अपने अकॉर्डिंगली ये टेस्ट लेते हैं कि आप हमारे लिए सही अडाप्ट आता है कि भैया उस चीज़ को अनुकूल है या नहीं है, क्या है, अनुकूल है या नहीं है। तो वो आप टेस्ट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सेकंड जो टेस्ट होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको हो सकता है पैराग्राफ वगैरह कुछ दे दिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाए, नोटिफिकेशन बता दिया जाए, कुछ आपको पैराग्राफ दिखा दिया जाए, कुछ न्यूज़ दिखा दी जाए, और उस पर आपके एक डिस्कस करने के लिए बैठा दिया जाएगा 10 से 15 लोगों को एक साथ में। जैसे मान लीजिए 60 लोग आपके सिलेक्शन में प्रोसीजर में बचे हैं, यहाँ सब कुछ करने के बाद में सेकेंड तक कितने लोग पहुँचे, 60 लोग, तो 10-10 लोगों की टीम बना दी जाएगी, ठीक है। उसमें आप एक डिस्कशन करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि भाई हाँ हमें ये करना चाहिए। तो वहाँ पर एक टीम लीडर की क्वालिटीज़ क्या क्या है, तो कुछ इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपको कुछ चीज़ों में आना चाहिए, अपनी राय रखने आनी चाहिए, अपनी चीज़ों को बोलने आना चाहिए, उस पर आप किस तरीके से सोचते हैं देखते हैं ये भी आना चाहिए। जब आप एडेबिलिटी टेस्ट 1 पास कर लेते हैं तो जो आप डॉक्यूमेंट लेके आए थे, जहाँ वहाँ प्राइम फेस से चेक किए गए थे, यहाँ डिटेल वाइज चेक किए जाएंगे। किससे चेक किए जाएंगे, डिटेल में, पूरी डिटेल से वो फॉर्म चेक किए जाएंगे आपके, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरी डिटेल चेक किया जाएगा कि फादर का नाम मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, मदर का नाम मैच कर रहा है, आप वही हैं। और दूसरी बात, जब भी आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो रखती है वो फ़ोटो ही मंगवाते हैं, 8-10 फ़ोटो भी आपसे मंगवाई जाती हैं, तो फ़ोटो वही लेके जाइएगा जो आपने फॉर्म भरते समय दी है, उसको ही बताएं कैसे अप्लाई करना है इसमें। चलिए, तो यहाँ पर इतना डाउट तो मेरे हिसाब से आप सभी का क्लियर हो गया होगा कि PFT 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर गए भैया, फेज़ 2 भी क्लियर कर गए, यहाँ से फेज़ 2 आपने क्या कर दिया, क्लियर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। या आपने ये क्लियर करने के बाद में क्या लिखा भाई साहब, इसमें आपने लिखा है कि भाई चलिए हमने फेज़ 2 फेज़ 3 में आ जाइए, क्या आ जाइए, फेज़ 3 में आ जाइए। फेज़ 3 में क्या होता है, बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये हम लिख देते हैं इसको मेडिकल एग्जाम, मेडिकल एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ मेडिकल एग्ज़ाम्स में आपको एक बेस लाइन से मेडिकल एग्ज़ाम्स किया जाता है, उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे अगर मैं बता दूँ, इसमें मेडिकल टेस्ट है ना, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, मेडिकल टेस्ट में लिखा है फेज़ 2 के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। तो फेज़ 3 के नाम से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसके बाद क्या होता है। आपने फेज़ 2 निकाल लिया, मेडिकल एग्ज़ाम में आपको एक ब्लड का आपका जो रहेगा, उसमें बेस लाइन TLC DLC क्या क्या चीज़ें हैं, और ये ASC में ही होता है, वहीं जहाँ रहते हैं आप ना, वहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फेज़ 2 जब आप फेज़ 2 से किस में गए हैं, फेज़ 2 लिख देता हूँ ना, फेज़ 2 में फेज़ 3 में गए हैं जब, तो आपको उसी दिन, जब फेज़ 2 का प्रोसीजर उतना ही तक था, जब आपका लास्ट एडेबिलिटी टेस्ट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। अब वेरिफिकेशन में भी वहाँ पर एक चीज़ अभी मैं बताऊँगा यहाँ पर कि मान लीजिए फेज़ 2 में क्या हुआ कि आपने वेरिफिकेशन कराया और उन्होंने कहा कि ओरिजिनल लाने के लिए किसी कारणवश कहीं आपका ओरिजिनल जमा करा लिया गया है, या आपकी किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी विद्यालय ने, किसी ऐसी चीज़ संस्था ने आपका ओरिजिनल जमा करवाया हुआ है, तो उसमें केस में क्या होता है, या कहीं पर एक आध जगह आप देखा गया कि भैया इसमें कोई एक आध इसमें स्पेस का मिस्टेक है या एरर में स्पेलिंग मिस्टेक है, एक जगह देख लिया गया जो परमिसिबल है, वहाँ पर ASC के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको CSV दे सकती है। CSV का मतलब होता है सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन,
वेरिफिकेशन, ठीक है। ये क्या दे सकते हैं आपको, CSV दे सकते हैं, यानी सब्जेक्ट सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई नहीं हुआ है अभी, आपको एक आध महीने के अंदर आके दोबारा वेरीफाई कराना है, उस संस्था से अपना मार्कशीट मांग के लेके आनी है, या चाहे आपको जो गलती हुई है उसको सुधार करवा के लेके आनी है। तो यहाँ पर ये आपका बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि CSV अगर मिलता है तो वो आपको क्लियर कराना है, अगर नहीं कराते हैं तो आपका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात चली थी किस पे, फेज़ 2 पे। फेज़ 2 में क्या करते हैं, आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है और आपके जो PF फिजिकल फिटनेस के टेस्ट होते हैं और उसके अडाप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं। इसके बाद में आपको एक अपॉइंटमेंट दी जाती है, अपॉइंटमेंट दी जाती है कि भैया आपको इस डेट में आना है, मेडिकल अपॉइंटमेंट होती है, और आपको अपना क्या कराना है, मेडिकल एग्जाम करवाना है, ठीक है। मेडिकल एग्जाम्स में आपको बताया ना, ब्लड के सारी चीज़ें होती हैं, और आपका जो मतलब फिजिकल जितना भी होता है फिजिकल, वो भी आपका मेडिकल एग्जामाइन किया जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप थोड़ा सा अगर ड्रग्स वगैरह चेक किया जाता है कि लड़का ड्रग एडिक्ट है या नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ अगर है तो वो भी उसमें चेक किया जाता है। तो मेरा आपको एक सलाह रहेगी, जो युवा वर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो इस लाइन में ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है, या आप इन चीज़ों को समझिए कि नहीं हमें इस चीज़ में नहीं जाना है। विज़न कैसा होना चाहिए आपका, ठीक है। विज़न, हाइट कैसी होनी चाहिए, हाइट आपकी 152 पॉइंट, हालांकि लगभग लोगों की हाइट होगी ये, ठीक है, सॉरी 152.5 मांगी गई है मेल को, ठीक है, और फीमेल का 152 मांगा गया है फीमेल का। इसमें 0.5 की कमी है, ठीक है, मतलब कम है इनको इतना रिलैक्सेशन दिया गया 0.5 का। तो लगभग लोगों की हाइट मेरे ख्याल से ये मैच करता होगा जो इनके हाइट का स्टैंडर्ड है। तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष आपको जानकारी मेरे हिसाब से कुछ लगता नहीं कि फंसेगा आपका मैटर इसमें। तो हाइट का तो क्लियर ही है। विज़न भी आपका सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कम दिखाई पड़ता है, निकट दृष्टिदोष और जो आपका दूर दृष्टिदोष के जो चश्मे नहीं लगाते हैं, प्लस माइनस कितना चलता है, प्लस माइनस आई थिंक 0.5 चल जाता है। चश्मा लगाने से आपका 6/6 आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप सिलेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट आप चश्मा अपना लेके जाइएगा, और जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो भी नया लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन किसी स्पेशलिस्ट का। ऐसा नहीं कि आप किसी बगल वाले जो चाचा हमारे हैं दुकान पर काम करते हैं तो हमने कह दिया नहीं चलो उन्हीं के यहाँ से हमने बनवा लिया चश्मा और उन्हीं से ले लिया। बाकायदा साइन मुहर करके 1 महीने पुराना, लगभग 1 महीने से ज़्यादा नहीं पुराना हो चाहिए, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइएगा कि इनको ये चश्मा लगता है और इससे इनकी जो आई है वो 6/6 हो जाती है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आपको लेके रखना है। चलिए मान लीजिए मेडिकल एग्जाम हुआ, अब 3rd में आप गए, मेडिकल एग्जाम हुआ। मेडिकल एग्जाम्स में 2 कार्ड मिलते हैं आपको, एक आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, ठीक है, एक आपको रेड कार्ड मिलता है, ठीक है, एक येलो कार्ड ही मिलता है शायद, ठीक है। तो ये क्या होता है ग्रीन कार्ड का, रेड कार्ड का या येलो कार्ड का। तो ग्रीन कार्ड का मतलब होता है कि आप मेडिकल एग्जाम में पास हैं, ग्रीन सिग्नल मिल गया मतलब पास है। रेड का मतलब हो गया खतरा है, खतरा मतलब आप इसमें फेल हैं, और वो आप बाकायदा मेंशन करेंगे कि किस किस पॉइंट्स में, मान लीजिए आपके हाथ में प्रॉब्लम है, आपके जो है पैर में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है वो एग्जैक्ट आपको मेंशन करके देंगे, 3-4 पॉइंट्स बना करके देंगे। आपके वेट में प्रॉब्लम है, आपके हाइट में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वेट का रेशियो है वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली वेट हाइट रेशियो होता है। जैसे आपने अगर मान लो गूगल किया ना कि मेरी हाइट 152.5 है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए, तो वेट हाइट का एक रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ आपको बता देगा कि इतना वेट आपका होना चाहिए, 40 से 45 किलो या 45 से 50 किलो के बीच में आपका वेट होना चाहिए। तो वो भी आपको एक मैटर करता है। बाकी अगर ग्रीन कार्ड मिलता है आप क्लियर हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपने कितना फेज 3 भी आपने निकाल लिया। रेड कार्ड आपको मिलता है, रेड कार्ड का मतलब क्या हो गया कि आप नहीं निकल पाए, चलिए आपने मेडिकल एग्जाम फेल है। अब येलो कार्ड मिलता है, येलो कार्ड फिलहाल मिलता था, अभी मैं नहीं कह सकता इस इंटेक्स से क्या चेंजेस होंगे। येलो कार्ड जो मिलता था वो मिलता था कि भी आपको टेम्परेरी कोई प्रॉब्लम से, लाइक जैसे कान में वैक्स है, वैक्स मतलब कान में गंदगी है आपके, आप साफ़ करवा के नहीं आए, साफ़ करवा के आइएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो मतलब एक मान सकते हैं कि ये भी एक तरीके से ग्रीन कार्ड ही है, आप अपनी गलती से कुछ मतलब रह गए वहाँ पर, ठीक है। तो वो भी ये दोनों तो ठीक है, रेड कार्ड मिल गया। अब उसके बाद क्या करते हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि क्या अभी भी चांसेस हैं आपके। जी बिल्कुल चांसेस हैं, इसमें भी हम थोड़ी सी आपको बता देते हैं क्या हो सकता है। इसको इरेज करता हूँ मैं। मेडिकल एग्जाम्स में आपको रेड कार्ड मिल गया, क्या मिल गया, रेड कार्ड। तो रेड कार्ड के बाद में आप एक री मेडिकल करके आता था, अब आता है अपील मेडिकल बोर्ड, AMB, इसका मतलब था री मेडिकल, ठीक है।
अब आपको लगा कि नहीं भैया मैं मुझे जो है अगर मेरा हाइट कम सॉरी वेट का इशू था या मेरा जो हाथ का प्रॉब्लम था, जो मेरा हार्ट का कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है, आँख नाक कान में कहीं प्रॉब्लम लगती है कि आपको लगता है कि नहीं यार मैं इसको प्रॉब्लम को टेम्परेरी प्रॉब्लम है ये, मैं ठीक करवा के फिर से आकर रीमेडिकल दे दूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अपील मेडिकल बोर्ड कर सकते हैं। उसके क्या होगा कि 40 रुपये की एक फ़ीस लगती है आपको, 40 रुपीज़ की एक चालान कटेगा, तो और वो आपको जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, और वहाँ पर आपको वो एक फॉर्म के साथ फिल करके उसी ASC पे आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको क्या बता देंगे, रीमेडिकल की आपको एक डेट मिल जाती है कि बाद में जब फॉर्म सब किया जाते हैं तो आपको एक रीमेडिकल की डेट मिल जाती है कि भैया आपकी अच्छी, ठीक है। तो ऐसा नहीं तो आप अकेले हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको रीमेडिकल कराना होता है, तो रीमेडिकल की एक डेट मिल जाएगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इतना स्टेप हमने फॉलो किया, एक स्टेप में जाता क्या है, रीमेडिकल करवाएंगे, होगा नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन इसके बाद भी मान लीजिए आपको रेड मिल गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप मेडिकली क्या है, अनफिट है, भले हो सकता है आप वहाँ पर पास हो गए हों, भले आप एग्जाम तो पास होंगे लेकिन आप मेडिकल में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, इसका मतलब। ठीक है, तो ये रीमेडिकल का प्रोसीजर यही है। ग्रीन मिल गया तो आप पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रीन के बाद भी राहें इतनी आसान नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ठीक है, चलिए भैया फेज़ 1 की बात कर लेता हूँ मैं। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ सॉरी मेडिकल की बात कर, मेडिकल देता हूँ ना यहाँ पर, मेडिकल तो फेज़ 3 भी कह सकते हैं इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। चलिए एक सेकंड में चॉकलेट लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या बोला भैया, आप इसमें भी पास हो गए, इसमें भी पास हो गए, इसमें पास हो गए, तो हमने क्या बनाया है कि आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बन जाती है कि ये जो बच्चे थे इन्होंने क्या किया है भैया, सारे फैक्टर को पार करके एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पे पहुंच गए हैं कि अब वो जो कट ऑफ होती है, जो वैकेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया जाता है। जरूरी नहीं कि आप फेज़ 1 पास हो गए, फेज़ 2 पास हो गए, मेडिकल पास हो गए हैं, अगर ये तीनों पास हो गए तो आपका जो सेकंड कट ऑफ एक तरीके से वैकेंसी के तौर पर होता है, वो एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बन जाती है। ठीक है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप तीनों पास हो गए लेकिन आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में ही नहीं आया, तो इसका मतलब था आप उस कट ऑफ में फॉल नहीं किए, क्योंकि ये आपका गारंटी नहीं था। मेडिकल पास हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जगह पास हो गए, क्योंकि ये भी पार्ट है एग्जाम का। आप क्या किए, मेडिकल में हो सकता है फेल हो गए हो, फेज़ 2 में फेल हो गए हो, या फेज़ 1 में तो आप मान लीजिए आए ही थे फिर पास करके, लेकिन फेज़ 1 में भी जो आपने कट ऑफ लेके आए थे, हो सकता है उसके बाद जो एग्रीगेट कट ऑफ बना हो वो और भी ज़्यादा हो गया हो। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से ही चुने जाते हैं। तो ये जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होती है, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, इसके बाद में इसमें से कोई भी बच्चों को बुलाया नहीं जाता। 6 महीने तक जो इसमें लोग हैं, अगर उनको बुला लिया गया तो अच्छी बात है, नहीं बुलाया गया तो क्या हो जाता है, वो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट नल एंड वाइड हो जाती है। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि अगर 6 महीने तक आपका इसमें से सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो इसका इनरोलमेंट होगा वो जून के करीब में होगा। कब होगा, जून के करीब में होगा। इसके बाद में कौन सी लिस्ट आती है, इनरोलमेंट लिस्ट आती है, इनरोलमेंट लिस्ट आती है। इनरोलमेंट लिस्ट या मैं कह लूँ क्या आता है, एज अ ज्वाइनिंग लेटर आपका आता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, ये सारी जो जानकारियाँ आपको मिल रही हैं वो वेबसाइट पे ही मिल रही हैं, वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये जो ज्वाइनिंग आपकी आएगी, तो इनरोलमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई आपको हम इनरोल होने के लिए या ज्वाइन होने के लिए बुला रहे हैं, आप आइए, पर्टिकुलर ASC में ही आपको जाना है, वहाँ पर इनरोलमेंट आपका होगा। इसमें 2 तरीके के कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, एक मेन बुलाया जाता है और एक स्टैंड बाई बुलाया जाता है। अब आप साहब पूछेंगे मेन और स्टैंड बाई क्या होते हैं, तो मेन कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ काफ़ी अच्छा है, नंबर। अब स्टैंड बाई क्या होता है, ठीक है, तो स्टैंड बाई से मैंने आपको बताया था कि प्रोविजनल लिस्ट होती है वो केवल 6 मंथ्स के लिए क्या होती है, वैलिड होती है, इसके ऊपर ही वैलिड नहीं होती है। इसी में से बच्चे आते हैं किसमें, इनरोलमेंट में बुलाए जाते हैं। इसमें इनरोलमेंट जो लिस्ट मिलती है आपको मेन और स्टैंड बाई 2 रूप में बुलाए जाते हैं। स्टैंड बाई का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमें 100 बच्चों की रिक्वायरमेंट जो 101 नंबर पे है, हमने उसको ही बुला लिया कि मान लीजिए इसमें से भी एक ना आए, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, हो सकता है मैं 110 बुला लूँ। ठीक है, जो भी वैकेंसी रहती है उस समय पे, वैकेंसी के अकॉर्डिंगली ASC पे जो है एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे बुलाए जाते हैं बच्चे। तो वहाँ पर क्या होता है कि 100 के अलावा हम 111 बुला लेते हैं कि भाई हो सकता है 10 या 11 बच्चे उसमें से ना आए 100 में से, तो जो 100 में से नहीं आएंगे उनको क्या किया जाएगा,
इनमें से ले लिया जाता है, स्टैंड बाई वाले में से, ठीक है। और उन बच्चों को जो नहीं है उसमें से स्टैंड बाई नहीं क्लियर हो पाया, उनको फिर दोबारा नहीं बुलाया जाता है। कारण उसका क्या है कि आपका ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, दोबारा फिर ज्वाइनिंग मुश्किल ही हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये वैलिडिटी खत्म हो जाती है इसकी। तो ऐसे चांसेस नहीं आते कि भी आपको बुलाया जाए, सिलेक्शन ना हो। मोर ओवर चांसेस में क्या होता है कि लगभग बच्चे सिलेक्ट होते ही हैं, ठीक है। वैसे फिर भी कुछ लोग जो स्टैंड बाई में रह जाते हैं उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं डूबियस रहता है, तो डूबियस का मतलब होता है कि डाउटफुल रहता ही है, ठीक है। तो ये आप बात समझ गए होंगे कि भैया इनरोलमेंट में आ गया, ज्वाइनिंग आ गया, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिल गया। अब ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, ज्वाइनिंग हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद की प्रोसेस थोड़ी सी बता देते हैं हम, क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले ये जो ज्वाइनिंग होती है भाई, ज्वाइनिंग के टाइम में भी आपका एक मेडिकल होता है छोटा मोटा, कि भाई ऐसा तो नहीं यहाँ पर हाथ पैर तोड़ के आए हैं तो ट्रेनिंग कैसे करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक यहाँ पर प्रोसेस ख़त्म नहीं होता है इसमें। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई इसके आगे क्या सिस्टम है, आगे का क्या प्रोसीजर है। देखिए, इसके बाद में आप भेजे जाते हैं रिस्पेक्टिव, जो आप भेजे जाते हैं कहाँ पर, ट्रेनिंग सेंटर्स में, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर्स में आप जाते हैं जहाँ के ATS एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल करके होता है, तो वहाँ आप भेज जाएंगे। आपकी 6 महीने ट्रेनिंग होगी। तो चूँकि आप कितने साल के लिए आए हैं, 4 साल के लिए आए हैं, 4 ईयर्स के लिए इस सर्विस में, ठीक है। तो आप जब 4 साल के लिए आए हैं तो आपका क्या 6 मंथ्स की मान लीजिए यहाँ ट्रेनिंग हो जाती है, तो वो भी काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 4.5 साल हो जाएंगे आपके या 4.5 ईयर्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपकी सर्विस कितनी बचती है आपकी, 3.5 ईयर्स आप जो है उसमें सेवा देते हैं अपनी, किसी मतलब किसको, एयरफोर्स को अपनी सेवा देते हैं। जो साइंस ग्रुप है उनको हो सकता है कुछ टेक्निकल काम दिए जाएँ, जो नॉन साइंस ग्रुप है उनको हो सकता है नॉन टेक्निकल काम दिए जाए, लेकिन जो पे है वो दोनों की सेम ही रहने वाली है। हाँ, अलाउंस जो आपको मिलते हैं उसमें डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं कि साइंस वालों को थोड़ा अलाउंसेस ज़्यादा हो सकता है मिल जाए, नॉन साइंस वालों को थोड़ा सा कम मिल जाए, इतनी बात हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपका ट्रेनिंग हो गया। लीव की बात कर लें, जो छुट्टियां आपको मिलेंगी वो 30 डेज़ की मिलेंगी आपको, एनुअल लीव जो कि आप चाहें तो 30 दिन इकट्ठा भी ले सकते हैं मेरे हिसाब से, और हो सकता है कि आप इसमें डिवाइडेशन करके ले सकते होंगे। तो 30 दिन की आपको छुट्टियां मिलती हैं। और इसमें एक सिक लीव का प्रोविज़न बनाया गया है कि मान लीजिए आप बीमार होते हैं, सिक मतलब बीमार होना ना, सिक लीव का भी प्रोविज़न है। तो सिक लीव में क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसा बताया नहीं गया है कि भैया कितनी मिलेंगी, डॉक्टर की ओपिनियन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। मान लीजिए डॉक्टर कहता है नहीं इनको दिक्कत है, इनको 10 दिन 15 दिन 20 दिन इनको रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाता है, सिक लीव डॉक्टर के एडवाइस पे मिल जाती है, वो इस लीव में से आपकी नहीं काटी जाएंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं किसकी, मेडिकल और CHD फैसिलिटीज़ की, जो कि आपने देखा होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में भाई मेडिकल और CHD फैसिलिटीज़ मिलती हैं डिफेंस वालों को। तो वो जो 4 साल का पीरियड है उसमें आपको भी मेडिकल 4 ईयर्स, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए 4 ईयर्स का जो पीरियड आप इंगेजमेंट पीरियड आपका है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप, मेडिकल और CHD यानी कैंटीन फैसिलिटी आप ले सकते हैं अपने लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी मेरे ख्याल से ले सकते हैं, CHD और मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं आप। बात करें पे एंड अलाउंसेस की, पे कितना मिलेगा, अलाउंस कितना मिलेगा। देखिए अलाउंस तो डिफर करता रहता है, मैटर करता है किस रीजन में आप हैं, किसी हार्ड एरिया में हैं तो वहाँ हार्ड अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, पीस एरिया में तो वहाँ पर कम होते हैं अलाउंसेस। तो अलाउंसेस जो भी है, DATA ट्रैवलिंग अलाउंस, ड्रेस अलाउंस जो भी मिलता है वो आपको भी मिलेगा। और जो एक फिक्स्ड आपको सैलरी मिलती है, तो आप 4 साल की बात करेंगे तो मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों साल का बता देता हूँ आपको। इसमें शायद मेरे ख्याल से 30,000 मिलते हैं आपको, ठीक है। इसमें आपको मिलते हैं कितने, 33,000 मिलते हैं, हर साल आपका बढ़ जाएगा। इसमें 36,500 मिलते हैं आपको, और इसमें मिलते हैं आपको 40,000। इसमें मिलते हैं आपको कितना, 40,000 रुपये इसमें आपको मिलते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ठीक ठाक आपको एक सैलरी मिल जाती है यहाँ पर फिर भी ये जो सैलरी है ये आपको, इसके अलावा भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो मान चल सकते हैं कि आप 40,000 तक आपको इन हैंड अमाउंट 40,000 तक की आपकी सैलरी बन जाएगी, अगर आप किसी हार्ड एरिया में नहीं है। हार्ड एरिया में तो हो सकता है वहाँ का अलाउंसेस ज़्यादा हो, तो आपको ये कुल मिलाकर 50,000 तक पहुँच जाता है। फिर भी एक अच्छा खासा अमाउंट आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये अमाउंट जो है सारा अमाउंट आपको नहीं मिलता है, यहाँ सेवा निधि करके कुछ होता है, सेवा निधि करके एक कॉर्पस होता है आपका, कॉर्पस मतलब एक फंड होता है, निधि, ठीक है, सेवा निधि। तो सेवा निधि में होता क्या है कि भाई इसमें आप जो है पहले साल में जो हर महीने आपकी 30,000 पेमेंट बन रही है उसमें का 70% ही आपको दिया जाएगा।
70% मतलब 21,000 में, 21,000 ही आप इन हैंड मिलेगा आपको, और जो 9,000 है वो सेवा निधि में चले जाते हैं। तो जो 9,000 आपके सेवा निधि में जाएंगे उतना ही अमाउंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी देती है, 9,000, ठीक है। 9,000 आपकी सेवा निधि में जाता है और 9,000 आपको गवर्नमेंट देती है। इस तरीके से 4 साल की बात करूं मैं तो जैसे 4 साल में भी इसमें भी वही 70% आपको मिलेगा इसमें भी, तो 4 साल में आपको 5 लाख आपकी सेवा निधि हो जाती है, और 5 लाख क्या देती है आपको, गवर्नमेंट देगी। इस हिसाब से भाई बराबर दे रही है ना, तो 10 लाख रुपए आपको वहाँ मिल जाते हैं। एक्सक्लूडिंग है ये इंटरेस्ट, आपको हो सकता है इसमें कुछ 8% 7% का इंटरेस्ट भी मिल जाए, तो वो भी आपको हो सकता है 60-70 हज़ार रुपये हो सकता है ये भी आपके ऐड हो जाए। तो 10 लाख रुपीज़ आपका, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि 10 लाख रुपए 4 साल में आपके हाथ में होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात कि भैया 4 साल का प्रोग्राम ये है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी इंश्योरेंस की बात मैं करूं तो इसमें आपको एक नॉन कंट्रीब्यूटेड जो है इंश्योरेंस भी मिलता है। जैसे आपको इंश्योरेंस, आप देखो LIC होती है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए इनकेस आप ड्यूटी दे रहे हैं और ड्यूटी के समय आपको कुछ घटना होती है, कुछ डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर इनकेस आप वॉर जोन में हैं और आपकी लड़ाई के समय आप डेथ होता है, तो डेथ के लिए आपको 48 लाख का उन्होंने इंश्योरेंस भी दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये कब तक के लिए वैलिड है, जब तक आप 4 ईयर्स के लिए ही वैलिड है, 4 साल के लिए। इसमें कोई पैसा नहीं देना है आपको। अगर इन केस आपकी डेथ होती है या कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए इंश्योरेंस है। वो डिसेबिलिटी क्या होती है, हाथ पैर टूट गया या आप चल फिर नहीं पा रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए अगर आप इन 4 साल में, क्योंकि वो उनकी वजह से हुई हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कोई पेंशन की सुविधा नहीं है इसमें 4 सालों में कि आप पेंशन क्लेम कर सकते हैं। कोई एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं क्लेम कर सकते हैं आप, ठीक है, कि भाई मुझे एक सर्विसमैन का कोटा मिलना चाहिए, क्योंकि एक सर्विसमैन उनको ही मिलता है या पेंशन उनको ही मिलती है जो रेगुलर एंगेजमेंट कंप्लीट करते हैं अपना 15 ईयर्स का या 20 ईयर्स का, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि क्या इसमें भी आप एज अ रेगुलर काम कर सकते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय बन सकते हैं एज एन एयरमैन, उसमें आप सिलेक्शन हो सकता है आपका। तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल हो सकता है। इन्होंने क्या बनाया, जैसे इंटेक आपका एक 2023 है, इसके अंतर्गत हमने कितने ले लिए भाई साहब, इसके 1000 हमने सिलेक्शन लिए हैं। कितने लिए हैं, 1000 सिलेक्शन ले लिए हैं, 1000 सिलेक्शन हुए हैं। तो ये किस में हुए हैं, 1/20/23 में हुए हैं। 2023 वाले बैच में 1000 सिलेक्शन हुए हैं। तो इसमें से केवल 250 लोग ऐसे होंगे जो क्या कर सकते हैं, रेगुलर रह सकते हैं। अब वो 250 लोग होंगे कौन से, तो वो जो 250 लोग होंगे वो बाकायदा आपको कहा जाएगा जब आपका इंगेजमेंट खत्म होगा, आप अपने फॉर्म भरेंगे कि मैं रहना चाहता हूँ। कुछ लोग हो सकता है नहीं रहना चाहते होंगे, तब तो आपका कंपटीशन और कम हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो हर कोई चाहेगा कि मैं अपनी सर्विस कंटिन्यू करूँ इसी में। तो वो क्या करेंगे कि भाई 250 जो लोग होंगे, उन 250 लोगों को वरीयता दी जाएगी। कितने परसेंट, 25%। इसका 25% ही लोगों को वो क्या करेंगे, रेगुलर रखेंगे, बाकी लोगों को नहीं रखा जाएगा। तो जो 250 लोग होंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन 4 सालों में, कैसे उनके अंदर क्वालिटीज़ रही हैं, कैसी एलिजिबिलिटीज़ रही हैं, क्या स्क्रीनिंग जो होगा वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई 250 लोगों में अगर आपका नाम आता है तो आप भी क्या कर सकते हैं, रेगुलर तौर पर वहाँ पर रह सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये तो बात मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी बात कहा हम जो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको अप्लाई कैसे करना है, ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इसको एरेज कर देता हूँ मैं। एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, एडिशनल क्वालिफिकेशन की। जितनी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है उसके अलावा भी अगर आपको लगता है मेरे पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है, मैंने कहीं से कंप्यूटर आईडी के कोर्स कर रखे हैं, मैंने कुछ मैकेनिकल ड्राइविंग के कोर्स कर रखे हैं, मैंने कहीं पर मैकेनिक के कोर्स कर रखे हैं, कुछ भी ऐसे कोर्स आपको लगता है कि मैंने कर रखे हैं जो हो सकता है कि इसमें मुझे फ़ायदा मिल जाए। देखिए उसका फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन उसका हो सकता है ट्रेनिंग में हो सकता है आपको आगे चल के कुछ वरीयता मिल जाए उस पर। कोई ऐसे मार्क्स नहीं मिलते हैं, जैसे एनसीसी आपने किया हुआ है तो एनसीसी का शायद इसमें प्रोविज़न है कि कुछ मार्क्स मिलते हैं, लेकिन कुछ भी आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो एडिशनल क्वालिफिकेशन को आप क्या कर सकते हैं, जब आपका फेज़ 2 होने वाला रहेगा, फेज़ 1 हो गया, फेज़ 2 के साथ में जब आपका नया एडमिट कार्ड आता है तो उसके साथ एक लिंक प्रोवाइड होता है आपको, उस लिंक पे आपको वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, ठीक है।
तो आई होप कि अगर आपके ये जानकारी भी आपको रहनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आपने कुछ किया है किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कुछ अच्छा काम किया है, कुछ आपने उसमें कुछ सर्टिफिकेट गेन किए हैं, तो वहाँ भी लगाइए। हो सकता है कि जब आपका एनरोलमेंट हो जाए तो उसमें कुछ वरीयता आपको दे दी जाए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई वाला सिस्टम। हाउ टू अप्लाई, यही सबसे बड़ा मैटर है कि पहले बताना चाहिए था मुझे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हाउ टू अप्लाई करके क्या करेंगे, आप जाएंगे किस पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, रजिस्टर करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी चाहिए जरूर आपको, और आपकी ईमेल आईडी हो, किसी पड़ोस वाले की ना हो ये। ठीक है, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन आगे चल के इसी पे होगा आपका। उसके साथ में आपको क्या चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अब सर्टिफिकेट किसमें चाहिए, जैसे जिन लोगों का इंटरमीडिएट हो रखा है तो वो क्या करेंगे, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसके बाद में 12th की मार्कशीट करेंगे। क्या करेंगे, 12th की मार्कशीट करेंगे। वो समझ में आ रहे, 10th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट करेंगे। दूसरे लोग क्या करेंगे भाई साहब, उसमें अगर डिप्लोमा वाले हैं तो वो 10th की मार्कशीट 10th का मार्कशीट करेंगे, 10th की मार्कशीट करेंगे, प्लस में फाइनल ईयर डिप्लोमा का, फाइनल ईयर डिप्लोमा का, डिप्लोमा क्या क्या करेंगे, सर्टिफिकेट करेंगे। ठीक है, ये जो फाइनल ईयर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आप उस पर अपलोड करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 10th की मार्कशीट होगी, फाइनल ईयर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में भी कुछ आपका जो वोकेशनल वाले हैं उनके लिए भी सेम ही है चीज़ें। ठीक है, कोई अगर इंटरमीडिएट आपने किया हो, ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा किया है लेकिन इंटर के बाद किया हुआ तो इंटर का भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिए मिल जाता है चांस आपको। तो ये मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद में आपकी फ़ोटो लगती है। ठीक है, फोटो पे आपका नाम रहेगा, नेम, और डेट ऑफ फोटो, डेट ऑफ फोटो कि फोटो कब ली गई है। ये नहीं बचपन की फोटो लगा दो अपनी, ठीक है, पता लगे वो ढूंढते रहेंगे बच्चा कहाँ पर है। तो फ्रंट से, ठीक है, दाढ़ी वाड़ी ज़्यादा नहीं रखनी है, बाल वाल ठीक ठाक अपना स्मार्टली। वो केवल सिख जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए वो अपने धार्मिक रूप से जो है बाल बढ़ाते हैं, दाढ़ियाँ बढ़ाते हैं, वो उनको छूट दी गई है, आपको नहीं दी गई है सब लोगों को। तो वहाँ पर क्या करना है, एक स्लेट लेना है, उस पर चौक से क्या लिखना है, अपना नाम लिख देना है कैपिटल लेटर में, और उस पर क्या लिख देना है, डेट लिख देना है कि जिस दिन आप अपना फोटो खिंचवा रहे हो तो उसको लेकर के बढ़िया से फोटो खिंचवा करके और एकदम से पेस्ट करा देना है। उसको बोलना है कि ज़्यादा एटीट्यूड ना करे, कि नहीं पता लगे आपके जैसे शक्ल जो है दूसरे की दिखने लगे। तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी उसमें बनाना नहीं है, क्योंकि वो आपके किसी रिश्ते के लिए नहीं जा रही है, वो जा रही है किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। तो जो भी चीज़ें हों वहाँ पर आप देखें कि हाँ ये आप ही हैं। जब सिलेक्शन में जाएँ या चाहे आप पता लगे ऑनलाइन टेस्ट देने गए, वहाँ इतना एडिट करके आपको खूबसूरत बना दिया उसने, वो कह रहा नहीं है कौन। ठीक है, तो वो भी आपके लिए कभी कभी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो चलिए भैया, फोटो हो गई आपकी, उसके बाद में सिग्नेचर लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, और आधार नंबर भी शायद लगेगा इसमें, उसे कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग आधार नंबर का। बाकी सिग्नेचर आपका लगेगा, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा, मैं लेफ्ट वाला अंगूठा जो है आपको लगाना है। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। ठीक है, और सिग्नेचर लगेगा, अगर मान लीजिए आप 18 साल से नीचे हैं तो आपकी गार्जियन का सिग्नेचर भी अपलोड होगा, उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और गार्जियन का जिसका भी सिग्नेचर अपलोड करिएगा तो प्रयास तो यही रहना चाहिए कि वही आपके साथ में आगे भी जाए। चलिए, क्योंकि वहाँ पर जो कंसेंट फॉर्म वगैरह साइन करने हो वो भी साइन करेगा। तो क्योंकि जो कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं ना, आप 18 साल तो पूरे नहीं हो, बालिग हुए नहीं है, तो आपके गार्जियन की जिम्मेदारी बन जाती है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए भी ये पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन हो गया। और जो कुछ लोग के आधार कार्ड के लिए भी कुछ छूट दी गई है, शायद मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर और मिजोरम, और जो है हिमाचल, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, 2-3 उसके डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ, कुछ ऐसे जो हैं स्टेट्स हैं जिनको जो है छूट दी गई है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए सेम ही है, जहाँ पे मैंने था उनको मैंने पहले ही अलग कर दिया है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। इसी तरीके से आपको अपलोड करने हैं अपने, ध्यान रखिएगा दोबारा नहीं अपलोड करना है आपको, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको 5 चॉइसेस देनी है अपने एग्जाम्स के लिए, और 7 चॉइसेस देनी है आपको अपने AFCs के लिए, यानी फेज़ 2 में कहाँ जाना चाहेंगे आप, तो आप दे दीजिएगा जहाँ आपको सुटेबल पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम और जो चॉइसेस आपने दी हैं, अगर जो
आपका सीडेक जो ले रहा है ये एग्ज़ाम ऑफिशियल वेबसाइट से, तो जो एयरफोर्स एग्ज़ाम ले रहा है वो हो सकता है अगर कुछ ऐसे देखे कि भीड़ ज़्यादा होगी तो कहीं और भी दे सकता है आपको। तो ऐसा कंप्लेन नहीं करिएगा नहीं भैया हमें यहाँ क्यों नहीं लिया गया, तो उनके पास ये राइट्स रहते हैं कि आपको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप अपने में। बाकी इसमें मैंने आपको सारी जानकारी लगभग दे दी है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, कोई अगर डाउट भी मान लो हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बेझिझक कर सकते हैं, उसको आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये जानकारी अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। इसमें जो एक्चुअल जानकारी थी हमने आपको वही दी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक वाले बटन को प्रेस कर सकते हैं, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में अब हम देखेंगे, हम प्रयास ये रखेंगे कि इसके जो सॉल्व पेपर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाए। 1 से 2 सॉल्व पेपर तो एटलीस्ट प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे आपको थोड़ा सा और ये जानने और समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।